पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, I hope you all are doing well. Welcome back to the next lecture of alternating current. लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू एनालाइज ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। बट सर्किट एनालिसिस से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर एंड फेजर डायग्राम। By the end of the lecture, you will be able to understand that how phasor diagrams are drawn for different AC circuits, and most importantly, आप जान जाओगे कि कैसे एक रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर बिहेव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी तक इंजीनियरिंग के लेक्चर्स में हम लोगों ने आपको बताया है कि से इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट अंडर सर्टेन कंडीशंस। ऐसा ही कैपेसिटर भी डीसी एसी में से किसी को पास करता है, किसी को ब्लॉक करता है। तो ये सभी चीजें हमने एनालिटिकली समझी थी। आज के लेक्चर में मैं आपको मैथमेटिकली ये प्रूफ करके बताऊंगा, ये दिखाऊंगा कि कैसे कौन सा सर्किट एलिमेंट बिहेव करेगा जब मैं उसे वेरिंग करंट में डालूंगा या उन्हें डायरेक्ट करंट में डालूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं फेजर का। देखिए बच्चों, फेजर डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है वेरिएशन का, किसका? वेरिएशन का ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। मतलब मेरे सर्किट में जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट है ये कैसे वेरिएट कर रहा है। इस वेरिएशन को अगर मैं एक फेजर या एक वेक्टर के फॉर्म में दिखाऊं तो उस पर्टिकुलर डायग्राम को मैं फेजर डायग्राम बोलूंगा। अब इस डायग्राम को समझने के लिए मैंने आपके सामने दो इक्वेशंस लिखी हैं। पहली आपकी ईएमएफ की है या वोल्टेज की है, V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा हमारा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इन दोनों इक्वेशंस को देख के जो पहली चीज मेरे को समझ में आ रही है वो है कि मेरे वोल्टेज या ईएमएफ या करंट की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बच्चों, दैट इज ओमेगा। फाइन। एंड द फेज एंगल या फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट इज फाइव। ठीक है ना? इस इक्वेशन के हिसाब से मेरा करंट फाइव आगे है। किसी भी एसी इक्वेशन को फेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की बात करूं तो मैं एक सर्किल बनाऊंगा बच्चों। जो आउटर सर्किल आपको दिख रहा है रेड कलर का, इस सर्किल की रेडियस मैंने रखी है ई नॉट। क्यों रखी है ई नॉट? क्योंकि ई नॉट मेरे ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है। ईएमएफ ई नॉट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मैं ई नॉट रेडियस का एक सर्किल बना लूं तो मेरा पूरा ईएमएफ इस सर्किल के अंदर ही होना चाहिए। वैसे ही मैंने एक और सर्किल बनाया है जिसकी रेडियस मैंने रखी है आई नॉट। इसकी रेडियस है बच्चों आई नॉट। आई नॉट क्यों रखी है? क्योंकि आई नॉट करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। अब जो भी करंट आएगा वो आई नॉट के अंदर ही आएगा। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे, मैं ओरिजिन से एक वेक्टर बना रहा हूं। ये इनफैक्ट थोड़ा और क्लियर बना दूं तो ये मैंने ओरिजिन से एक वेक्टर बनाया। इस वेक्टर को मैंने बोला ई नॉट। ठीक है ना? अब इस वेक्टर का ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों। भाई कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मैं ई नॉट वेक्टर को यहां एक्स एक्सिस से स्टार्ट करूं तो टी टाइम के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कहां से फेजर आया है। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब डायग्राम में कौन सा रीजन है जो ई नॉट साइन ओमेगा टी बताएगा? तो हमेशा बच्चों वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन लेंगे, ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में लास्ट ईयर पढ़ा था कि मैं वेक्टर का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ले रहा हूं। तो ये जो मैंने प्रोजेक्शन बनाया है, दिस प्रोजेक्शन इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब आई की बात करूं, अब आई का फेजर मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं डेलिबरेटली, कि मतलब मैंने ये मान लिया है कि करंट थोड़ा सा छोटा है। अच्छा, अब आई नॉट का फेजर कैसा है? आई नॉट मुझे डायग्राम से दिख रहा है कि करंट से थोड़ा आगे है।
तो मैंने क्या किया बच्चों, जो मैंने दूसरा सर्किल बनाया था इस पे मैंने कहीं पर आई नॉट ले लिया, मान लिया ये। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा अगर क्लियर बनाऊं तो ये हो गया मेरा आई नॉट। अब इसका जब मैं प्रोजेक्शन लूंगा, इसका प्रोजेक्शन मैंने वाई एक्सिस पे लिया, तो मान लिया ये वैल्यू आई, दिस ब्लैक लाइन। तो ये मेरी लाइन कितनी हो गई, ये मेरी हो गई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब फाई कैसा है, फाई वो एंगल है जो आई नॉट ज्यादा है ई नॉट से। तो ये मेरा जो एंगल है बच्चों, ये एंगल, दिस एंगल विल बी फाई। क्लियर है? तो आप डायग्राम में देख रहे हो कि इसको और थोड़ा सा मैं और क्लियरली अगर बनाऊं तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, यहां पर ऐसे मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। यहां पे ऐसा मेरा ई नॉट है, ई नॉट कितने एंगल पे है बच्चों, ओमेगा टी, और ओमेगा टी से फाई एंगल ऊपर, ध्यान से समझेंगे, ओमेगा टी से फाई एंगल ऊपर मेरा, इसको फाई एंगल बना दें, दिस एंगल, दिस फाई, ये मेरा बच्चों ई नॉट है, ठीक है ना। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू मैं फेजर डायग्राम्स बनाता हूं। क्लियर है? तो अब अगर मुझे फेजर बनाना होगा वोल्टेज और करंट का, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक बेस रेफरेंस लाइन लूंगा एक्स एक्सिस वाली, वहां से जिसको भी मैं रेफरेंस मान रहा हूं, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 10+2 में वोल्टेज या ईएमएफ को ही रेफरेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं ई नॉट वाली लाइन बनाऊंगा, ठीक है ना। फिर ई नॉट वाली लाइन से अगर आई नॉट ऊपर है तो आई नॉट को फाई एंगल ऊपर ले जाऊंगा, अगर आई नॉट नीचे है, मान लीजिए यही मैं आपसे कहता कि आई नॉट लैग कर रहा है, तो मेरा डायग्राम कैसा होता। देखो, अगर एक बार हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फेजर बनाने का, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये मेरा ई नॉट है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आई नॉट इससे नीचे है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये आई नॉट है और ये ई नॉट से फाई नीचे है, ठीक भाई, ये मेरा ओमेगा टी था, ये मेरा ओमेगा टी था, तो ये मेरी इक्वेशन किस चीज की हो गई, यहां पर मेरा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये मेरा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नेटवर्क एनालिसिस की 3rd यूनिट में हमें डिटेल में फेजर डायग्राम्स पढ़ने हैं, और 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए आपको एसी के हर सर्किट में फेजर डायग्राम पढ़ना है। तो कोर कॉन्सेप्ट फेजर डायग्राम का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी का। आई होप कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया है। चलिए, अब आफ्टर द बेसिक नॉलेज ऑफ फेजर डायग्राम, लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंट एसी सर्किट्स। तो जो पहला एसी सर्किट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जिस पर इनपुट एक ऑल्टरनेटिंग करंट है या एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, लेकिन सर्किट में रेजिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने एक सर्किट बनाया, एक रेजिस्टर बनाया बच्चों, और एक मैंने इसको दिया एसी इनपुट वोल्टेज का, दिस इज आर, एंड ये मैंने मान लिया ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर ही लगा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, दिस वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। अब रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, अगर करंट मेरा आई है बच्चों, तो वी आर का वैल्यू होना चाहिए आई इंटू आर। किरचॉफ्स लॉ हम जानते हैं सभी लोग। तो ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, वी आर की जगह आई इंटू आर। तो यहां से आई का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब व्हाट इज ई नॉट अपॉन आर, दिस इज वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसको मैं लिख दूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरी वोल्टेज की, मेरी ईएमएफ की इक्वेशन थी ई नॉट साइन ओमेगा टी, और मेरे करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले बच्चों मुझे क्या बनाना है, ई नॉट। ये मैंने बना लिया ई नॉट। अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, कितने एंगल पे है, ओमेगा टी पे। अब आई कितने पे है भाई, आई भी तो ओमेगा टी पे ही है, तो मुझे आई भी यहीं कहीं बनाना पड़ेगा।
यहीं पर बच्चों मुझे आई भी बनाना पड़ेगा। अब इसका वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन लूंगा ये मेरा हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बच्चों इसका जो मैं वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लूंगा इसका, ये मेरा हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इतना हिस्सा मेरा ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया बच्चों, और इतना हिस्सा मेरा आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। देखिए फेजर डायग्राम का कोर कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब इसी को बच्चों अगर मुझे वेव के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में दिखाना पड़े, तो देखिए पूरे डिस्कशन में मैंने ये अज्यूम कर रखा है कि मेरे ईएमएफ का वोल्टेज ज्यादा है, तो सबसे पहले मैं ईएमएफ बना लूं। ईएमएफ कैसा आएगा भाई, ऑब्वियसली साइन ओमेगा टी है, तो ये मेरा ईएमएफ आ गया। दिस विल बी माय ईएमएफ, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट। अब इसी में अगर मुझे करंट बनाना है तो बच्चों करंट भी इसके साथ ही चल रहा है, बस अंतर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा है, तो बिल्कुल साथ चलेगा। जैसे मेरा ईएमएफ चला था बिल्कुल वैसे ही बच्चों मेरा करंट भी चलेगा। डिफरेंस क्या आएगा, बस उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम रहेगा। तो दिस विल बी माई आई नॉट, फाइन। और मेरा एक्स एक्सिस है ओमेगा टी वाला एक्सिस, ठीक, और वाई एक्सिस पे मैंने ईएमएफ और करंट दोनों को प्लॉट किया हुआ है। क्लियर है? तो दिस इज हाउ माई प्योरली रेजिस्टिव सर्किट विल बिहेव। मतलब अगर मैं एक रेजिस्टर को लगाऊंगा या सप्लाई करूंगा एक रेजिस्टर पर ऑल्टरनेटिंग करंट, तो these will be the equations of the voltage and the current। क्लियर है? आई होप आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए अब देखते हैं क्या हो अगर मैं एक इंडक्टर पर ऑल्टरनेटिंग करंट दूं या ऑल्टरनेटिंग इनपुट दूं। अब यहीं से मुझे समझ में यह आएगा कि एक इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा एसी में और कैसे बिहेव करेगा डीसी में। चलिए चेक करते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। चलिए बच्चों, दिस इज अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। मैंने एक इंडक्टर लगा रखा है और जिसको मैंने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इनपुट दे रखा है। अब अभी लास्ट लेक्चर में हम इंडक्टर का बिहेवियर देख के आए हैं, सेल्फ इंडक्टेंस हमने पढ़ा है। जैसे ही मैं इंडक्टर पर सप्लाई देता हूं एक बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, जिसका वैल्यू होता है -L di/dt। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा सर्किट प्योरली इंडक्टिव है। प्योरली इंडक्टिव मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्किट का रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो इसका मतलब नेट वोल्टेज जीरो है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बच्चों, नेट वोल्टेज जीरो है। क्लियर है ना? तो अब यहां पर अगर मैं केवीएल लगाऊं तो नेट वोल्टेज जीरो का मतलब E -E इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा जीरो आ जाएगा। फाइन है? या मैं कह सकता हूं E की वैल्यू स्मॉल e के बराबर आएगी। और स्मॉल e क्या था? स्मॉल e बच्चों मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ था। और इंड्यूस्ड ईएमएफ है कितना? इंड्यूस्ड ईएमएफ है -L di/dt। फाइन। अच्छा, ये माइनस साइन ऑलरेडी हम जानते हैं, सिंस ये बैक ईएमएफ है मेन ईएमएफ को अपोज करेगा, इसलिए ये नेगेटिव साइन है। तो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। ई की वैल्यू है बच्चों ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, और स्मॉल ई की वैल्यू है L di/dt। फाइन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये स्किप हो गया तो आप प्योरली इंडक्टिव सर्किट एनालाइज नहीं कर पाओगे। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? सिंस मेरा सर्किट प्योरली इंडक्टिव है मतलब उसमें कोई भी रेजिस्टिव एलिमेंट नहीं है। अगर रेजिस्टिव एलिमेंट नहीं है तो नेट वोल्टेज जीरो है। नेट वोल्टेज जीरो है इसका मतलब जितना बैक ईएमएफ ये जनरेट कर रहा है वो इस सप्लाई वाले वोल्टेज को कैंसिल करेगा, तभी वोल्टेज नेट वोल्टेज जीरो होगा। ठीक है ना? सप्लाई वोल्टेज को मैंने बैक ईएमएफ के बराबर पुट कर दिया। यहां से बच्चों मुझे di/dt की वैल्यू मिल गई। di/dt इज E नॉट अपॉन L इंटू साइन ओमेगा टी। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। तो यहां से बच्चों में di का वैल्यू निकाल सकता हूं E नॉट अपॉन L इंटू साइन ओमेगा टी इंटू dt। अब यहां से अगर मुझे I का वैल्यू निकालना हो, I
स्मॉल आई की जगह कैपिटल आई कर लीजिएगा, इसको कैपिटल आई कर लीजिएगा क्योंकि मैंने हर जगह कैपिटल आई अज्यूम किया हुआ है। कैपिटल आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब इंटीग्रेशन हम अभी पढ़ के आए हैं, दिस विल बी ई नॉट अपॉन एल, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएंगे, साइन ओमेगा टी डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी विल बी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए। देखो, हमने क्लास 11th में डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा था कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज होती हैं ये सभी डायमेंशनलेस होती हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो मेरा कॉस ओमेगा टी डायमेंशनलेस है, ठीक है ना। अगर कॉस ओमेगा टी डायमेंशनलेस है तो जो करंट का डायमेंशन है वही डायमेंशन इस पूरी क्वांटिटी का होना चाहिए, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो टेक्निकली देखा जाए तो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कोई करंट का ही कंपोनेंट है। यहां से लॉजिक समझिएगा कि कैसे ये करंट का कंपोनेंट आ रहा है। अगर मेरा कॉस ओमेगा टी डायमेंशनलेस है तो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल ये करंट का ही कोई कंपोनेंट आना चाहिए। तो ये बच्चों मेरा मैक्सिमम करंट है, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लीजिए, यहां से मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब देखिए, इस इक्वेशन का इस्तेमाल मैं अभी फेजर बनाने में करूंगा, बिल्कुल नए तरीके से आपको बताऊंगा। आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अभी मेरे को इतना ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक बात बताइए, कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस ओमेगा टी को बच्चों मैं लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी इज साइन 90 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब यहां पर जो माइनस है, अगर इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊं तो मेरा आई हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब बहुत ध्यान से मुझे ये इक्वेशन देखनी है बच्चों। और मेरे वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये मेरे ईएमएफ की इक्वेशन है, ये मेरा ईएमएफ है, ये मेरा करंट है। अब आप ईएमएफ और करंट को देख के बताइए कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। क्लियरली बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है दैट करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई बाई 2, या EMF लीड्स करंट बाई पाई बाई 2। दोनों तरीके से इसको लिख सकता हूं। अब अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना हो बच्चों तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे डायग्राम। सबसे पहले तो मुझे EMF बनाना है, ठीक है ना। तो ये मैंने बना लिया, इसको लिखेंगे दिस इज ओमेगा टी। सबसे पहले मैंने EMF बना लिया, ये दिस इज ई नॉट, कितना है? ओमेगा टी। अब करंट कैसा है बच्चों? करंट मेरा ओमेगा टी से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो अगर मुझे करंट बनाना है तो मुझे ओमेगा टी मतलब ई नॉट से 90 डिग्री पीछे बनाना पड़ेगा। ये मेरा 90 डिग्री पीछे बन जाएगा आई नॉट। क्लियर है? 90 डिग्री पीछे बनेगा बच्चों मेरा आई नॉट। अब प्रोजेक्शन ले लेता हूं, तो ये जो प्रोजेक्शन लूंगा ये प्रोजेक्शन मुझे ई दे देगा। वैसे ही बच्चों ये वाला प्रोजेक्शन मुझे आई दे देगा। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ध्यान रखेंगे फेजर डायग्राम कैसे बन रहा है, इट इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। अब जरा इसका बेसिक वेव डायग्राम की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं इसको याद रखने का। बहुत से बच्चे क्लासरूम टीचिंग में भी कंप्लेन करते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ईएमएफ बना लेना है, तो मैं ईएमएफ बना लेता हूं। ये बना लिया मैंने ईएमएफ, ये हुआ बच्चों मेरा ईएमएफ, ठीक है ना। ये मेरा ओमेगा टी है और
ये मेरा ईएमएफ है, यहीं पे मैं करंट भी बनाऊंगा, ये मेरा क्लियरली ई नॉट ही रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे कि करंट मेरा लैग कर रहा है, कितना, π/2 करंट पीछे चल रहा है। बट एक और इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी, ये इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, करंट इज माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो करंट माइनस कॉस ओमेगा टी के हिसाब से चल रहा है। ईएमएफ मेरा साइन ओमेगा टी से चल रहा है, ईएमएफ मेरा साइन ओमेगा टी के ग्राफ के हिसाब से चल रहा है, लेकिन मेरा करंट कैसा चल रहा है, माइनस कॉस ओमेगा टी के हिसाब से चल रहा है। तो बच्चों जरा रफ में कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बना के देख लीजिए, ये आएगा कॉस ओमेगा टी का ग्राफ। तो माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ क्या आएगा, जो चीज प्लस है वो चीज माइनस कर दीजिए भाई, जितनी चीजें प्लस थी उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस थी उसको प्लस कर दीजिए। तो ऐसा ही बच्चों आना चाहिए, क्लियर है। तो अगर मैं आई नॉट को प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरा जो आई नॉट है भाई, ये है, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज π/2, ठीक है ना। अब करंट पीछे है π/2, या मैं कह सकता हूं कि वोल्टेज मेरा π/2 आगे है, और ये ग्राफ माइनस कॉस थीटा के हिसाब से। तो क्या ये ग्राफ बच्चों, मुझे थोड़ा सा छोटा बनाना है, तो क्या ये ग्राफ मेरा ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये ऐसा। अब इसको वेरीफाई करिए, जैसे देखिए मेरा ईएमएफ आगे है कितना, π/2, और मेरा करंट पीछे है π/2। अब ध्यान से देखिए, ये करंट है, इससे ईएमएफ हमेशा आगे होना चाहिए, तो ये जो पॉइंट है इससे π/2 आगे ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है इससे π/2 पहले ये पॉइंट आ रहा है, मतलब ये पॉइंट कौन सा आना चाहिए, ये पॉइंट मेरा 3π/2 होना चाहिए, क्लियर है। ये पॉइंट क्या होना चाहिए, 2π प्लस π/2, तो 5π/2 होना चाहिए, और बाकी का ग्राफ मेरा ऐसे ही जाएगा, क्लियर है। तो ये तरीका है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ग्राफ को याद रखने का। अब यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप जरा देखें, मैं वापस से आता हूं अपनी इस इक्वेशन पे, बहुत ध्यान से देखेंगे। मेरी इक्वेशन कहां गई, ये वाली, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे बच्चों। इस इक्वेशन से फिर से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड करने जा रहा हूं। मैंने आई नॉट की आपको वैल्यू बताई थी ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, भाई इसी को तो मैंने आई नॉट रखा था, देखिए आई नॉट को मैंने क्या रखा था, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को ही मैंने आई नॉट रखा था। अब देखिए ये मेरा वोल्टेज है, ये बच्चों मेरा करंट है, तो ये मेरा वही काम करना चाहिए जो इट शुड बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस काम करता है, इस क्वांटिटी ओमेगा एल को भी वही काम करना है। इसको मैं एसी में बोलता हूं रिएक्टेंस, ध्यान से समझेंगे, एक नया टर्म आया रिएक्टेंस, और सिंस ये इंडक्टर की वजह से है तो इसको मैं बोलता हूं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम क्या है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्क्स in a similar manner as resistance was working in a resistive circuit। मतलब inductive reactance will offer opposition to the flow of current, opposition to the flow of current। अब मुझे एक बात बताओ, क्या करंट में ऑपोजिशन होता है? बिल्कुल होता है भाई, बैक ईएमएफ जब डेवलप हो रहा है तो वो मेन करंट को तो अपोज कर ही रहा है ना। यही इंडक्टिव रिएक्टेंस है मेरा प्योरली इंडक्टिव सर्किट का, ठीक है ना। इसको बच्चों में लिखता हूं XL से, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। मुझे मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो मैं XL को क्या लिख दूं,
2 ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ इंटू एल लिख सकता हूं। व्हाट इज एफ? एफ इज द फ्रीक्वेंसी। अब मुझे एक बात सोच के बताइए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डीसी करंट? या डीसी क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी क्वांटिटी। भाई फ्रीक्वेंसी का तो मतलब हुआ कितनी बार कोई क्वांटिटी मैक्सिमम हो रही है, कितनी बार मिनिमम हो रही है, मगर डीसी तो कांस्टेंट रहती है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी तो जीरो है ना भाई। अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्सएल की वैल्यू जीरो आ गई। एक्सएल था क्या? रिएक्टेंस था। एक्सएल मेरा क्या था? रिएक्टेंस था। रिएक्टेंस क्या काम कर रहा था? रिएक्टेंस वही काम कर रहा था जो रेजिस्टेंस कर रहा था, बट एक्सएल की वैल्यू तो जीरो आ गई। इसका मतलब हुआ जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो करंट को फ्लो करने देगा। क्लियर है? इट विल अलाउ डीसी टू फ्लो, अलाउ डीसी टू फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अभी तक जो हम कहानी में पढ़ रहे थे वो हमने देखा प्रूफ करके, और 10+2 के स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लो, पूरे इंजीनियरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप देख रहे हो इंडक्टर डीसी को अलाउ करेगा। क्लियर है? चलो अब अगर आपसे मैं बोलूं कि एक्सएल वर्सेस एफ कर्व बनाइए, तो कैसा कर्व आना चाहिए बच्चों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इधर बना लूं फ्रीक्वेंसी, इधर बना लूं एक्सएल, तो भाई एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। मेरे को दिख रहा है एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो कर्व कैसा आएगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मुझसे स्ट्रेट लाइन बन नहीं रही, आप समझ लीजिएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? तो दिस वॉज द बिहेवियर ऑफ अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। एक इंडक्टर ऐसे ही बिहेव करता है जब मैं उसे एसी पे लगाता हूं, और डीसी पे भी मैंने आपको दिखाया कि इंडक्टर डीसी को पास करेगा। क्यों पास करेगा? क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अब देखते हैं कि कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा जब मैं उसे एक एसी सप्लाई दूंगा। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि एक कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है जब मैं उसे एक ऑल्टरनेटिंग इनपुट देता हूं। बट अब कैपेसिटर के ऑल्टरनेटिंग इनपुट को समझने से पहले मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि कैपेसिटर डीसी के केस में कैसे बिहेव करता है। तो अगर मैं एक कैपेसिटर सी को एक डीसी सप्लाई दूं, ठीक है ना, एक की लगी है, की को मैंने बंद किया और यहां से मैंने डीसी सप्लाई दी, तो क्या होता है बच्चों? कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है। चार्ज होना मतलब मेरे इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। जब कैपेसिटर अपना मैक्सिमम चार्ज अटेन कर लेता है, उस टाइम पर द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी या ईएमएफ। इस केस में अगर वोल्टेज सेम आ जाता है तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाता है। इसका मतलब कोई करंट नहीं फ्लो करता। मतलब अगर मैं कैपेसिटर को डीसी पे लगाऊंगा तो स्टेडी स्टेट पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि कैपेसिटर जब अपनी पूरी कैपेसिटी पे चार्ज हो जाएगा तब वो और इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने देगा, ठीक है ना, और चार्ज को नहीं आने देगा, रिपेल करने लगेगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि कैपेसिटर एसी में कैसे बिहेव करता है। अब बच्चों एसी में क्या होता है, आपका भाई ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपकी ऐसी होगी कुछ, एक साइकिल में पॉजिटिव वैल्यू, दूसरी साइकिल में नेगेटिव वैल्यू। अब बच्चों जब कैपेसिटर पॉजिटिव साइकिल में रहेगा, जब आपकी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी पॉजिटिव साइकिल में होगी तो आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है ना, इट विल चार्ज। और जब हम नेगेटिव साइकिल में आएंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तो वो करंट को फ्लो होने ही देगा अपने थ्रू, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीसी में कर रहा था। जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तब तक वो करंट को फ्लो होने दे रहा था। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज कैसे होगा? चार्जिंग के समय उसने जितना चार्ज स्टोर किया था वही चार्ज तो वो डिस्चार्ज करेगा। अच्छा, चार्ज का डिस्चार्ज मतलब चार्ज को वापस सर्किट में फ्लो करेगा, और अगर चार्ज वापस से सर्किट में आने लगा तो करंट तो फिर फ्लो करेगी। मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर अलाउज एसी, कैपेसिटर अलाउज एसी टू फ्लो थ्रू इट। कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है लेकिन डज नॉट अलाउ डीसी। अभी हम मैथमेटिकली भी देखेंगे कि डीसी को क्यों नहीं अलाउ करता।
एसी को क्यों अलाउ करता है ये मुझे समझ में आ गया, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा, जब तक चार्ज हो रहा है तब तक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और अपने थ्रू करंट को पास होने लगेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में वो करंट को तो नहीं पास होने देगा लेकिन खुद डिस्चार्ज हो जाएगा, और जब खुद डिस्चार्ज होगा तो सर्किट में चार्ज को फ्लो करेगा, और चार्ज का फ्लो इज नथिंग बट करंट। दैट मीन्स कैपेसिटर हर हालत में एसी को पास होने देगा। क्लियर? चलिए, अब चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज C into V। ठीक, द वोल्टेज विल बी इक्वल टू EMF दैट इज E0 sin ओमेगा टी। मैंने मान लिया, तो मेरा Q कितना आ गया? Q इज इक्वल टू C इंटू E0 इंटू साइन ओमेगा टी। फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पुराना ही है। I इज इक्वल टू DQ बाई dt, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट कितना आ गया बच्चों? D dt ऑफ C इंटू E0 इंटू साइन ओमेगा टी। अब क्या आ जाएगा? C इंटू E0 बाहर आ गया एंड D dt ऑफ साइन ओमेगा टी। अब व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी? दिस विल बी I इज इक्वल टू ओमेगा बाहर C इंटू E0 साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इज कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना बच्चों? अब ध्यान से देखेंगे, ओमेगा C को ऐसे ही लिखा देना दिया, इसको E0 की या कॉस ओमेगा टी को मैंने लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब इस यहां पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं बच्चों E0 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा C, और यहां पर मैंने लिख लिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब 1 अपॉन ओमेगा C ये वही काम करेगा बच्चों जो रेजिस्टेंस कर रहा था, अभी मैंने इंडक्टेंस में समझाया। दिस E0 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा C, दिस इज इक्विवेलेंट टू I0। तो 1 अपॉन ओमेगा C को मैं लिखता हूं X ऑफ C। दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे XL इंडक्टिव रिएक्टेंस था, वैसे ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। दिस इज I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक इक्वेशन ये है मेरे पास, एक इक्वेशन EMF की ये है। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं करंट लीड्स EMF बाई पाई बाई 2 और EMF लैग्स करंट बाई पाई बाई 2? दोनों तरीके से इसको लिख सकता हूं। या तो मैं कह सकता हूं करंट लीड्स दी वोल्टेज, या कह सकता हूं वोल्टेज लैग्स दी करंट। अब यहां पर जरा इंडक्टिव रिएक्टेंस पर फोकस करते हैं। XC इज 1 अपॉन ओमेगा C। अब ध्यान से देखिए, ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूं? 2 पाई F इंटू C। F इज फ्रीक्वेंसी। DC के लिए F कितना होता है बच्चों? F होता है 0। तो XC इज 1 अपॉन 0, दैट इज इनफाइनाइट। इसका मतलब DC के लिए इनफाइनाइट रिएक्टेंस है, इनफाइनाइट रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस बच्चों काम क्या करता है? रिएक्टेंस तो वही काम करता है जो रेजिस्टेंस करता है, मतलब इनफाइनाइट ऑपोजिशन फॉर डीसी। डीसी करंट को इनफाइनाइट ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है, तो क्या डीसी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैथमेटिकली मैंने दिखाया आपको, XC इनफाइनाइट है तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट डीसी को पास नहीं होने देगा। वाइवा का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड इट passes AC. Why it passes AC? Because in positive half cycle it gets charged. जब चार्ज होता है तो शॉर्ट की तरह काम करता है, करंट को फ्लो करने देता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में बच्चों वो जो चार्ज उसने स्टोर किया है वही डिस्चार्ज करता है। क्लियर है? आई होप आपको लॉजिक क्लियर है। अब जरा फटाफट से देखते हैं कि कैसे इसका फेजर पढ़ सकते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों।
एक बार इक्वेशन फिर लिख देता हूं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरे ईएमएफ की इक्वेशन है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये मेरा ईएमएफ और वोल्टेज है। तो बहुत आसान है बच्चों अब तो बनाना। ये मेरी ओमेगा टी की लाइन है, यहां पर मैंने ई नॉट बना लिया। अगर ये ई नॉट है तो जब मैं इसका वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लूंगा तो मुझे ई मिल जाएगा। और करंट मेरा 90 डिग्री ऊपर है इससे, तो करंट को मैं इससे यहां से इसको मैं ऐसे 90 डिग्री ऊपर बनाऊंगा। करंट को मैं 90 डिग्री ऊपर बनाऊंगा। जब मैं करंट का प्रोजेक्शन लूंगा तो मुझे आई नॉट मिल जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सेम लॉजिक मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, अगर मैं वेव वाले डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं ई बना लेता हूं, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो करंट क्या है, साइन ओमेगा, साइन 90 माइनस थीटा इज अप्रोक्स, दिस इज आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो मेरा जो करंट है वो कॉस की तरह चल रहा है, ठीक है ना, कॉस की तरह चल रहा है और जल्दी चल रहा है, ईएमएफ से जल्दी चल रहा है। तो ईएमएफ ने जब भी अपना मैक्सिमम अटेन किया है उससे 90 डिग्री पहले ही करंट मैक्सिमम अटेन कर चुका होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ग्राफ में कैसे बना रहा हूं। ग्राफ बनाने का लॉजिक बच्चों बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इससे पहले बनाया था। तो ग्राफ में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये मेरा वेव डायग्राम बन जाएगा बच्चों, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का। क्लियर है? आई होप आपको लॉजिक समझ में आए होंगे। अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्स सी एंड एफ, दिस इज माई एफ एंड दिस इज माई एक्स सी, तो एक्स ऑफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो बच्चों मेरा ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर है? ये ग्राफ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं एंड करता हूं ये पर्टिकुलर पार्ट। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ी है वो है फेजर का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि कैसे फेजर बनते हैं। अभी नेटवर्क एनालिसिस की 3rd यूनिट में हमें फेजर ही पढ़ने हैं, तो वहां पर ये लेक्चर मेरे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है बच्चों। ठीक है? चलिए, और दूसरा 10+2 के लिए मैंने क्लास में जो पढ़ाया था उससे बेटर कॉन्सेप्ट यहां पर बताया है, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इन केस यू हैव फाउंड द कंटेंट ऑफ द लेक्चर वर्दी इनफ, लाइक करिए इसको, शेयर करिए अमंग्स योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आने वाले कुछ लेक्चर्स बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। जितने भी बच्चों को अभी तक एसी में थोड़ा भी डाउट है, आई बेट यू बाय द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट, जैसे ही हम एसी खत्म करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स। आई कैन बेट ऑन दैट। फाइन? As I always say, stay healthy, stay safe, and most importantly, study well. Thank you.